हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास का सेकेंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, यूरोपीय, पुर्तगाली, इन सभी के बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ बेहतरीन प्रश्नों के साथ एक प्रैक्टिस सेशन आपके सामने आ चुका है, जो लगभग 50 मिनट की वीडियो, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका क्रम से एक रिवीजन होता रहे। आज हमारी सेकेंड वीडियो है और हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो किस प्रकार यूरोपियों के आगमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर पसार लेती है और उसके बाद बंगाल के नवाब के साथ इनका संघर्ष देखने को मिलता है। इसके पहले हम कर्नाटक युद्ध और मैसूर युद्ध, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। पीछे के सेशन को इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि हम किस चीज़ को पढ़ चुके हैं और आगे हमें किस चीज़ को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। किसको मुगल सम्राट, जो कि अंतिम मुगल सम्राट कह सकते हैं, या किसको मुगलों के द्वारा अंतिम रूप से गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने सरफराज खां, बी है मुर्शीद कुली खां और सी है अलवर्दी खां, डी है शुजा उद्दीन मोहम्मद खान। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्शीद कुली खां। अब थोड़ा सा हम इसके डिटेलिंग में चलेंगे क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। तो प्रश्न आएगा कि किस मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम गवर्नर को नियुक्त किया गया था। वह था मुगल सम्राट फर्रुखशियर। किसने नियुक्त किया था, तो फर्रुखशियर ने किया था। और किसे किया था, तो मुर्शीद कुली खां को किया था। मुर्शीद कुली खां और शुजाउद्दीन सरफराज, ये सभी क्या थे, बंगाल में शासन कर रहे थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना शासन कर रहे थे। वहीं बात की जाए सरफराज की, तो सरफराज की हत्या कर दी थी। और किसने कर दी थी, तो अलवर्दी खां ने इसकी हत्या कर दी थी। और अलवर्दी खां शासन यानी कि सत्ता हासिल कर लेता है, उसी के साथ साथ अंग्रेजों को अपनी तरफ से क्या करता है, मुगलों को अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए तक का नजराना भी भेजता है, ताकि मुगलों को ये लग सके कि मैं सरफराज और मुर्शीद कुली खां से बेहतर शासक हूँ। इस कारण वह इस प्रक्रिया को अंजाम देता है। आगे चल करके अलवर्दी खां, जिसके समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहा गया, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके समय में भारत को जो है स्वर्ग कहा जाने लगा। तो जिस समय बंगाल में अलवर्दी खां शासन कर रहा था, इतना समृद्ध हो गया था बंगाल प्रदेश कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। और साथ ही साथ इसके 3 पुत्रियां हुई और उनका विवाह हुआ सिराजुद्दौला से, मीर कासिम से। इसकी स्टोरी हम आगे देखते हुए चलेंगे। अगर आपको डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो एक क्वेश्चन को समझने का तरीका है वो बना रहे। कि शासक के द्वारा नियुक्त किया गया, तो फर्रुखशियर के द्वारा। किसे किया गया, मुर्शीद कुली खां को किया गया। नेक्स्ट है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, बी है सरफराज खां, सी है शुजाउद्दीन खां और डी है अलवर्दी खां। तो किसे नियुक्त किया गया था, मुर्शीद कुली खां। इसे ही हम सूबेदार भी कहेंगे, या सेनापति भी कहेंगे, या स्वतंत्र शासक भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिससे ब्रिटिश की जो प्रभुसत्ता है वह भारत में धीरे धीरे संपन्न होने की स्थिति बन जाती है। तो ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी का युद्ध, सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, तो मुर्शीद कुली खां आया था। मुर्शीद कुली खां के बाद आया था आपका कौन, तो अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां के समय में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो इसका ही दामाद होता है सिराजुद्दौला, और जो कि उसके जो प्रदेश होते हैं, दुर्ग होते हैं, उन पर जो अंग्रेज हैं वह अपना अधिकार जमाने लगते हैं, जिस कारण प्लासी के युद्ध का आगमन होता है। यानी कि बात की जाए तो प्लासी का युद्ध किन कारणों का परिणाम था, तो प्लासी का युद्ध परिणाम था सिराजुद्दौला को जो उनके किले बंदी थे उन पर रोक लगाना, इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा उन पर आक्रमण करना, और भी कई सारे ऐसे कारण बन गए थे। अंग्रेज व्यापार नहीं अच्छे से कर रहे थे जिस पर सिराजुद्दौला रोक लगा रहे थे। इससे खफा होकर के अंग्रेजों ने एक मंत्रणा बनाई और इनके ही सेनापति, यानी कि आपके जो सिराजुद्दौला हैं, इनके ही सेनापति मीर जाफिर को अपनी तरफ मिला लिया और युद्ध को परिणाम दिया। और वह युद्ध कौन सा था, तो वह युद्ध था प्लासी
प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को आगे पढ़ते हुए चलते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध था वह कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को। उस समय अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकारी कौन था। तो अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। और इधर नवाब के बंगाल के नवाब की तरफ से कौन था। तो वह था आपका सिराजुद्दौला। और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। लतीफ़ खां, दुर्लभ राय, सभी किसकी तरफ से थे। तो सिराजुद्दौला की तरफ से थे। प्लासी के युद्ध में भयंकर युद्ध होता है और उसी के साथ साथ सिराजुद्दौला को अपने ही षड्यंत्रकारियों के कारण हार का सामना करना पड़ता है। और जब ये हार जाता है तो पूर्व हुई संधि के अनुसार अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को ही बंगाल का अगला शासक नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि जो मीर जाफर है वही सेनापति उसको सिराजुद्दौला को हराने में इनकी मदद करता है। तो आई होप आप चीज़ों को कड़ी में जोड़कर समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले कौन बना। तो मुर्शीद कुली खां बना। किसने बनाया। तो मुर्शीद कुली खां को बनाया था फर्रुखसियर ने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कौन। तो उसके बाद आता है आपका सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज। और सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां आता है। अलवर्दी खां के 3 पुत्रियां होती हैं। उसका जो बड़ा दामाद होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के कार्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण अंग्रेजों से उसका युद्ध होता है। कब होता है। तो 1757 में होता है। कौन सी लड़ाई होती है। तो प्लासी की लड़ाई होती है। उस युद्ध में उसे हार का सामना अपने ही षड्यंत्रकारियों के कारण करना पड़ता है। और वहाँ से जो मीर जाफर उसका सेनापति होता है वह बन जाता है अगला शासक। और अंग्रेज अपनी सत्ता को अच्छे से विस्तारित करने लगते हैं। और यहीं जब उन्हें जीत प्राप्त होती है तो उनका मनोबल भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। यानी कि प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध और डी है हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लासी का युद्ध। यह उनका प्रथम ऐसा अभियान था, प्रथम ऐसा युद्ध था जिसमें वह साधारण से विजय प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ थोड़ी सी राजनीति, कूटनीति और मंत्रणा को मद्देनजर रखते हुए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष है 1761 में, बी है 1757 में, सी है 1760 में और डी है 1767 में। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1757 में। अब यदि आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए, क्योंकि कुछ ऐसे इतिहास में युद्ध हुए हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, तो 23 जून कब हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय ही एक घटना और होती है और उसे हम कहते हैं ब्लैक होल, यानी कि काल कोठरी की घटना। हो सकता है आपको चीज़ें यहाँ पर लग रही हो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, सीधे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है हो सकता है प्रश्न आपका वहीं से पूछ लिया जाए या प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष में पूछ लिया जाए, तो आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो काल कोठरी या ब्लैक होल की जो घटना है वह भी प्लासी के युद्ध के समय ही होती है, और जिसके अनुसार ऐसा कहा गया कि सिराजुद्दौला ने एक 14x18 के कमरे में 146 अंग्रेजों को, कितने अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें जब सुबह खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित निकले थे। कितने अंग्रेज जीवित निकले थे, 23 अंग्रेज जीवित निकले थे। ये घटना यहाँ क्यों बताई, क्योंकि इसका संबंध सिराजुद्दौला से है, प्लासी के युद्ध से है, अंग्रेजों से है, तो इसीलिए इसको यहाँ बताना इंपॉर्टेंट हो गया था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, किस युद्ध में। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हो गया था, और वो भी किससे, तो रॉबर्ट क्लाइव से। ऑप्शन ए है प्लासी, बी है बक्सर, सी है मुंगेर और डी है वानडीवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वैसे तो ये सभी ब्रिटिश संस्थापक नहीं कहे जा सकते, ये सभी ब्रिटिश से आए हुए गवर्नर जनरल इत्यादि पदों पर रहे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया, तो ऐसा जरूर कुछ ऐसा कार्य किया होगा इनमें से किसी एक ने, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की संज्ञा दे दी गई। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, बी है एम्सहर्ट ने, सी है रॉबर्ट क्लाइव ने, डी है विलियम वेंटिक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि इसके ही समय में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह ऐसा प्रथम युद्ध था जहाँ पर अंग्रेजों को जब जीत मिलती है तो धीरे धीरे ये अपने पांव जो है वो पसारने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो भारत का स्वर्ग कहा जाता था और उसे जीतने में ये आसानी से सफल हो जाते हैं, इसलिए इनका मनोबल बढ़ता है और यहीं पर इनके जो ब्रिटिश साम्राज्य की कह सकते हैं नींव पड़ जाती है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग
स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क को, बी है रॉबर्ट क्लाइव को, सी है फ्रांसिस डुप्ले को, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव। किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो इसकी जो कब्र है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी कब्र स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो किस एक ब्रिटिशर्स की कब्र यहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो वह कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी जो कि 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफर इसका सेनापति जो कि शासक बनता है। रॉबर्ट क्लाइव को वहीं पर जो है स्वर्ग का सैनिक भी कहा जाता है। तो उसी युद्ध की यदि भूमि पूछी जाए कि वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? ऑप्शन ए है अलवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफ़र और डी है मीर कासिम। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हम ये चीज़ें बार बार रिकॉल करेंगे तो यकीन मानिए ये जो जितनी भी आधुनिक इतिहास की घटना है वो सीक्वेंस से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो भले ही आपको एग्जैक्ट डेटें याद ना हो, लेकिन स्टोरी पूरी दिमाग में सेट होगी, जिससे आपके जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर बात की जाए कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसने स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। अब ये मीर कासिम कहाँ से आ गया? स्टोरी तो चल रही थी अलवर्दी खां की, और अलवर्दी खां से पहले भी शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद आता है सरफराज खां। सरफराज खां की हत्या करता है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां होती हैं। पुत्रियों में पहला दामाद होता है उनका सिराजुद्दौला, जिसका जो संघर्ष है वो अंग्रेजों से होता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में वह हार जाता है, लेकिन शासक कौन बनता है? तो उसका ही सेनापति बनता है मीर जाफ़र। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि मीर जाफ़र जो है उसका सेनापति जब शासक बनता है तो मीर जाफ़र को उसके दामाद यानी कि मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से क्या करता है? सत्ता हासिल कर लेता है। यानी कि मीर जाफ़र को हरा करके कौन आता है? मीर कासिम आता है। और मीर कासिम ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर स्थानांतरित कर लेता है। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसने अंग्रेज के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया? शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्लासी के युद्ध से हुई, लेकिन इसे कह सकते हैं विस्तृत रूप किस युद्ध में मिला? तो बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, या डी है पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न से भी पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है छोटी सी कुछ लाइनें, जिनसे जो प्लासी का युद्ध का टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, ताकि हम बक्सर के युद्ध को आसान भाषा में समझ सकें। तो प्लासी का युद्ध होता है, कौन आता है? मुर्शीद कुली खां आता है। उसके बाद कौन है उसका नाम? सरफराज खां। सरफराज खां के बाद आता है अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां के दामाद सिराजुद्दौला से युद्ध होता है। सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफ़र शासक बनता है। मीर जाफ़र को हरा करके मीर कासिम आता है, और मीर कासिम को बुरी तरह से हराने के बाद मीर जाफ़र पुनः शासक बन जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि मीर जाफ़र पुनः फिर से शासक बन जाता है, और फिर क्या होता है? और फिर मीर जाफ़र की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? मीर कासिम ही जो है मिल करके इसकी हत्या करवा देता है। तो मीर जाफ़र के बाद जो शासक बनता है वह शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। यानी कि शाह आलम द्वितीय ये आपके कहाँ से होते हैं? तो अवध से होते हैं। शुजाउद्दौला जो कि अवध से होते हैं। शाह आलम द्वितीय आपके दिल्ली मुग़ल शासक होते हैं, और वहीं पर मीर कासिम बंगाल की तरफ से होते हैं। ये तीनों ही मिलकर के त्रिकुटी संधि करते हैं, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो अंग्रेज हैं उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें पुनः युद्ध करना होगा। यानी कि प्लासी
प्लासी के युद्ध की भांति ही उन्हें फिर से एक युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन प्लासी के युद्ध में जहाँ सिराजुद्दौला अकेला लड़ रहा था और सभी उसके सहयोगी, उसके रिश्तेदार उसके ही दुश्मन बने हुए थे, यहाँ पर वो चीज़ विपरीत हो जाती है। अंग्रेजों को षड्यंत्र करने का, कूटनीति करने का कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये सभी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे कि शाह आलम द्वितीय जो कि मुगलों की तरफ से आते हैं, और वहीं पर शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब होते हैं वह भी आ जाते हैं, और मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र को पूरी तरीके से समाप्त करके अब बंगाल का शासक बन चुका होता है वह भी आ जाता है, और ये तीनों ही मिलकर के एक युद्ध का निश्चय करते हैं। और उस युद्ध को हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। और वह बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 को होता है, और यही चीज़ यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। अब इस युद्ध में जो अंग्रेज हैं वह जीत जाते हैं, और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहा होता है हेक्टर मुनरो। तो फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, चीज़ों को आपस में रिलेट करेंगे। जैसे प्लासी के युद्ध में था रॉबर्ट क्लाइव, तो बक्सर के युद्ध में कौन आ जाता है, हेक्टर मुनरो आ जाता है। वहाँ पर कौन हारता है, तो सिराजुद्दौला। यहाँ पर कौन हारता है, तो तीनों ही शासक हार का सामना करते हैं। और जब हार जाते हैं तो उसके बाद होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि, जिसमें जो कड़ा प्रदेश है वह अवध शासकों को दे दिया जाता है। अन्य चीज़ें भी जो है धीरे धीरे करके विस्तारित कर दी जाती हैं। जैसे युद्ध विराम है तो इलाहाबाद की संधि 1765 में मुगलों के साथ हुई, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेजों को क्या क्या दे दिया गया, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को क्या क्या मिला, तो अंग्रेजों को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, और वहीं अवध का हिस्सा इलाहाबाद व कड़ा प्रदेश मुगलों को दे दिया गया। और मुगलों को क्या दे दिया गया, तो मुगलों को अब कोई भी जो है राजनीतिक हस्तक्षेप ना रखने हेतु इन्हें 26 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया गया, और यही पेंशन भोगी बनकर के ये रह जाते हैं। क्या बनकर के रह जाते हैं, पेंशन भोगी बनकर के रह जाते हैं। यानी कि जो इनका स्वतंत्र शासक बनने का सपना था वो यहाँ से धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाकर के ये पेंशन भोगी बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी की लड़ाई, सी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अगर निर्णायक की बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा है जिसमें एक निर्णायक बात आ गई कि हाँ अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरीके से विस्तार कर रही है, तो वह था आपका बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि बात की जाती कि प्रारंभ किस युद्ध से हुआ, तो प्लासी के युद्ध से। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। कौन सा युद्ध था जिससे जो अंग्रेजों का आधिपत्य था वह भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था। ऑप्शन ए है बक्सर, बी है प्लासी, सी है श्रीरंगपट्टनम और डी है वांडीवास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कब हुआ, 1764 में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था त्रिकुटी सेना, यानी कि शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो था। कौन जीता था, तो हेक्टर मुनरो जीत गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, यानी कि दिल्ली में उस समय शासन कौन कर रहा था। तो औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो कौन कर रहा था, अभी अभी हमने देखा कि दिल्ली के शासक कौन इसमें शामिल हो गए थे, शाह आलम द्वितीय, और जिन्हें क्या दे दिया गया था, तो इलाहाबाद का कड़ा प्रदेश दे दिया गया था, और साथ ही साथ 26 लाख रुपए का पेंशन भोगी बना दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी है मीर जाफर, सी है मीर कासिम और डी है नजमुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की जो है पहले ही हार हो जाती है प्लासी के युद्ध में। किसमें हो जाती है, प्लासी के युद्ध में। तो उस समय ये बंगाल का शासक नहीं होता है। वहीं अगर मीर जाफर की बात की जाए तो मीर जाफर को भी हत्या कर दी जाती है, तो मीर जाफर का भी उस समय कोई शासन नहीं होता है। तो बात बक्सर की लड़ाई की जाए तो उस समय शासक होता है मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार हो भी चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, बी है शाह आलम प्रथम, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है शुजाउद्दौला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। यानी कि शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि फर्रुखसियर ने ही दीवानी किसे सौंप दी थी, तो मुर्शीद कुली खां को सौंप दी थी, जो कि एक स्वतंत्र शासक या सूबेदार बन चुका था। और मुर्शीद कुली खां के
स्थान पर शुजाउद्दीन आता है, सरफराज आता है, सरफराज के हत्या करके अलवर्दी खां आता है, अलवर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार जाता है, उसका सेनापति मीर जाफ़र ही शासक बन जाता है और मीर जाफ़र को हरा करके मीर कासिम शासक बनता है। मीर कासिम को पुनः हरा करके मीर जाफ़र आता है और मीर जाफ़र की फिर मृत्यु के बाद में कौन शासक बनता है, तो मीर कासिम बनता है, जो कि बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। तो यहाँ पर अगर फरमान की बात की जाए तो वह दिया था फर्रुखियत ने। ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 1 सेकेंड, समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है। मुझे लगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है किस मुगल ने अंतिम सूबेदार को नियुक्त किया, तो वह आपका फर्रुखियत था। लेकिन दीवानी की यदि बात की जाए, देखिए आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका शाह आलम द्वितीय होगा, यानी कि जब हार हो जाती है और 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद जब दीवानी सौंपने का नंबर आता है तो ऑब्वियसली शासक कौन था, दिल्ली में थे शाह आलम द्वितीय, तो वही जो है दीवानी पत्र अंग्रेजों को सौंप देते हैं और स्वयं पेंशन भोगी बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो आप पुनः पढ़ लीजिए। जैसे इलाहाबाद की संधि के अनुसार शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, इलाहाबाद में उसे रखा गया, कड़ा प्रदेश नवाब ने छोड़ दिए थे। शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 में एक फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। शाह आलम द्वितीय को संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा भी कर दिया गया। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और उत्तराधिकारी उसके अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को भी पेंशन भोगी बनना पड़ा। यानी कि जो आपके शाह आलम द्वितीय था उसका उत्तराधिकारी कौन कौन हुआ, तो अकबर द्वितीय हुआ, साथ ही साथ कौन हुआ, तो बहादुर शाह द्वितीय हुआ। और ये दोनों भी कैसे शासक बन करके रह गए, मात्र पेंशन भोगी बन करके रह गए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन ए है बंगाल के नवाब ने, बी है मुगल सम्राट ने, सी है इंग्लैंड के शासक ने, डी है अफगान के राजाओं ने। तो अभी हमने देखा शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी, तो वह था कौन, तो मुगलों की तरफ से था। कहाँ का शासक था, तो वह बंगाल के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, और जिसने हार के बाद मुगलों के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंप दी थी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव के समय, बी है कार्नवालिस के समय, सी है वेलेजली के समय और डी है विलियम बेंटिक के समय। तो किसके समय, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के समय। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब सौंपी? तो अभी हमने देखा था कब सौंपी थी, 12 अगस्त को 1765 को, या 18 अगस्त, 29 अगस्त या 21 अगस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त, यानी कि जो आपका बंगाल पर जो युद्ध हुआ था वह 1765 को हुआ था, लेकिन जब दीवानी सौंपी गई वह तिथि कौन सी थी, तो 12 अगस्त 1765। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यानी कि अब जब उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी अंग्रेजों ने, अब क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था और इससे पहले उन्होंने कभी दीवानी जैसे कार्यों को संभाला भी नहीं था, तो उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि किस प्रकार वे पूरे राज्य और क्षेत्र का नेतृत्व करें ताकि वहाँ की जनता भी उनसे प्रभावित हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो अपनी ओर खींच सकें। तो इसलिए उन्हें वहीं के किसी लोकल के व्यक्ति को कह सकते हैं दीवान नियुक्त करना था। तो इसके लिए उन्होंने किसे चुना था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान को, बी है सिताब राय को, सी है दुर्लभ राय को या डी है गुलाम हुसैन को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। अब देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि दीवानी को स्थायी रूप से इसने नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाबों द्वारा 26 लाख रुपए की पेंशन अदा करनी थी। और इसके साथ ही साथ इसने मोहम्मद रजा खान तथा बिहार में किसे नियुक्त किया था? तो बिहार का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार के राजा सिताब राय को। किसे नियुक्त किया था? बिहार के राजा सिताब राय को इसने नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने,
1765 की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, यानी कि अब उन्होंने उत्तर भारत में अपना काफ़ी कुछ विस्तार कर लिया था, तो धीरे धीरे वो पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पहले जनजातियों के संपर्क में आना था। अब आप ऐसे तो जाएंगे नहीं कि हम आए हैं आपकी चीज़ों को लूटने, आपकी जगह पर रहने और कोई आपको जाने देगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वहाँ पर व्यापार की नीति को, जिस तरह इन्होंने उत्तर भारत अन्य क्षेत्रों में अपनाई थी, उसी तरह वहाँ पर भी व्यापार की नीति को अपनाते हैं। तो यहाँ पर किस जनजाति के संपर्क में वे सबसे पहले आए थे, क्या गारो के, बी खासी, सी कुकी, डी टिप्परा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आते हैं। और वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, तो वहाँ से ये चूना पत्थर है, लोहा है, मोम है, मधु है, सींग है, इनके व्यापार हेतु ब्रिटिश अधिकार को वहाँ सौंपते हैं, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें, इन चीज़ों का व्यापार कर सकें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न कथनों में से सही कथन का विचार करना है कथनों के द्वारा। ऑप्शन है राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बी है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए है एक सही है, बी है दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो हमें पता है कि पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध आएगा, और वह कहाँ पर है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध यहाँ पर भी है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध यहाँ भी है। उससे पहले हमें ये भी पता है कि वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, उससे भी पहले युद्ध हुआ था अंबर का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध, और उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर जो अंबर का युद्ध है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन को पराजित करके उनकी हत्या कर दी थी। यानी कि अगर युद्ध पूछा जाए तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ तिथि के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह कूट में लगाने को क्रम से आ गया तो दिक्कत होगी। तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था, इसे अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद होता है 1757 में प्लासी का, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, फिर होता है वांडीवास का 1760 में। ये किसके बीच होता है, तो ये युद्ध आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से रुके हुए थे और अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के युद्ध से रुके हुए थे, लेकिन अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वह धीरे धीरे बदल जाता है और ये पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वह थे आयरकूट। कौन थे, आयरकूट। देखिए आ से अंग्रेज और आ से आयरकूट, तो आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकारी कौन था, तो आ से अंग्रेज और आ से आयरकूट। फ्रांसीसी की तरफ से कौन सा, तो काउंट डी लाली। तो डी लाली, ली भी आ रहा है, फ्रांसीसी भी आ रहा है, तो यहाँ पर काउंट डी लाली फ्रांसीसी, अंग्रेज था आयरकूट। और विजय किसे प्राप्त होती है, तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना को ही विजय प्राप्त होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में त्रिकुटी सेना और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन ए है काउंट लाली, बी है मार्टिन, सी है डुप्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने देखा कौन था, काउंट लाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, काउंट लाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अंग्रेजों की तरफ से कौन सा था, तो आयरकूट था। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध, यानी कि 1760 में फ्रेंच एवं ब्रिटिश को हराया था। ब्रिटिश ने डच को, ब्रिटिश ने फ्रेंच को, डच ने ब्रिटिश को। तो ये था तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, तो डच जहाँ पर है उसका काम खत्म कर देते हैं। अब हारा कौन था, तो फ्रांसीसी हारे थे, और जीता कौन था, ब्रिटिश जीत गया था। तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी है स्पेन, सी है मैसूर, डी है कर्नाटक। और बीपीएससी का फेवरेट आपका जो रहता है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी। आई होप कि अगर आपने इससे पहले नोट्स भी नहीं पढ़ रखे हैं या मेरी डिटेलिंग वीडियो भी नहीं देखी है, यहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, तो भी आप चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव कर रहा था, तो ये तो
गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय शासक कौन था? मीर जाफ़र की तो मृत्यु हो चुकी थी और शासक था मीर कासिम। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सही वाला पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध होता है। फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली, अंग्रेजों की तरफ से एयरकूट होता है। अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। चिलैयावाल का युद्ध डलहौजी और मराठों के बीच में होता है। तो एक ही कथन आपका सही होगा, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये पहले से ही गलत हो जाएगा। और खुर्दा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था, ये भी प्रश्न आपका गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको इन युद्धों के बारे में थोड़ा जानना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे बक्सर के युद्ध के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वांडीवास के युद्ध में, उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है चिलैयावाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह थी। और वहाँ पर क्या दिया था? अंग्रेज विरुद्ध मराठा, जो कि गलत था। अगला था आपका कौन सा? खुर्दा का। तो निजाम के विरुद्ध मराठा लड़ रहे थे, वहाँ पर क्या दिया था कि निजाम के विरुद्ध कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो भी ऑप्शन इस तरीके से कुछ गलत ही दिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन ए है मराठाओं ने, बी है मुगलों ने, सी है राजपूतों ने, डी है सिखों ने। तो यहाँ पर मुगलों की बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह बक्सर के युद्ध के बाद जो आपके शाह आलम द्वितीय होता है, वह मात्र पेंशन भोगी बन करके रह जाता है। और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं, यानी कि अकबर द्वितीय और इसी के साथ साथ बहादुर शाह जफर द्वितीय, वह भी क्या होते हैं? मात्र पेंशन भोगी बन करके रह जाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं। राजपूतों की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था? मुगलों के साथ एक वैवाहिक संबंध बना लिए थे, और क्योंकि मुगल जो है हार का सामना कर रहे थे, इसलिए राजपूत भी इनका जो है डट कर सामना नहीं कर पाए। सिखों में कोई एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी ना मिलने के कारण यह ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठाओं ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिटेलिंग में भी जा सकते हैं। जैसे आंग्ल मराठी युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका, मुगल साम्राज्य खंडहरों पर मराठाओं ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी। यानी कि जब मुगल वहाँ पर परास्त हो रहे थे, उसके बाद ये मराठा क्या हो रहे थे? उदय हो रहे थे बहुत ही तेजी से। और प्रथम आंग्ल मराठी युद्ध में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी, यानी कि अंग्रेजों का हार का सामना करना पड़ा। और सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध को समाप्त किया गया। वेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल पेशवा को बांध लिया। 1808 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। यानी कि बात की जाए मराठाओं की, तो इन्होंने बहुत ही डट कर सामना किया और इन्होंने अंग्रेजों को मुंह की भी खानी पड़ी, यानी कि अंग्रेजों को युद्ध में धूल चटाई। और उसका जो निर्णय हुआ बाद में हुआ सालाबाई की संधि से। और सालाबाई की संधि के बाद हेस्टिंग्स ने बड़ी ही चतुराई से, वेलेजली ने बड़ी ही चतुराई से क्या किया कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके तहत पेशवा बंध चुके थे। और सहायक संधि में भाग लेने के कारण धीरे धीरे हेस्टिंग्स ने क्या किया? मराठाओं का दमन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास कर दिया। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पर इतने ही प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं के थे। यहाँ पर RO हो, BPSC हो, IAS हो, PCS हो, अन्य कहीं भी यदि आपके आधुनिक भारत के प्रश्न बने हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे वो सभी आपको करा दिए गए हैं। पूरा टॉपिक आपके सामने खुल करके आ चुका है, डिस्कस हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब कैसे कैसे पंजाब एवं मैसूर के क्षेत्रीय राज्य में इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाता है और कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रसार करती है, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर एक टॉपिक एक साथ पढ़ा जाए तो चीज़ें ज़्यादा तरीके से समझ में आती हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, और पहला टॉपिक था हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा, किसने कब कंपनी बनाई, किसने कहाँ बनाई, कौन कैसे आया, किसने क्या उद्देश्य रखा, किस तरीके से यहाँ विस्तार हुआ। फिर हमने देखा कि कैसे कैसे बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, सालाबाई की संधि हुई, वांडीवास का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, क्यों क्यों हुआ। लेकिन हम अंततः देखते हैं कि कारण और परिणाम में सामने आता है अंग्रेजों का विस्तार, यानी कि अंग्रेज किसी भी तरीके से भारत में अपना विस्तार करना चाहते थे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए।